नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे लेके आ गया हूं आपका प्यारा प्यारा सा टॉपिक, जिसको आज हम चैप्टर बेटा कहेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। जी हाँ बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं। तो अभी तक तो आपने बायो जो पढ़ा भी है वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल था, पर ये थोड़ा सा फनी भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई बच्चा कैसे पैदा होता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक कह सकते हैं जिस पे आज भी हमारे समाज में जो है बात करते हुए भी लोग शर्माते हैं। कुछ ऑकवर्ड सा फील होने लगता है लोगों को यदि अगर कभी भी किसी भी ऐसी वस्तु का नाम या ऐसी चीज़ों का नाम लिया जाए जो कि हमारे बायो के अंदर आती हैं कक्षा 10 के अंदर। तो दोस्तों, अगर आगे जाकर बायो से पढ़ना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, आप किसी भी बायो के जो है क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको भाई ये सब पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं जीव जनन कैसे करते हैं। यही आपका क्लास 12th में एक चैप्टर बन जाता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? जीवों में जनन। ठीक दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। ठीक दोस्तों, अब यहां पे आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि भैया किस तरीके से जीव जनन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक वर्ड आता है दोस्तों, जनन। जी हाँ बच्चों, जनन। जनन आखिर कहा किसे जाता है? बहुत ही अच्छी बात है कि जनन भाई किसको कहते हैं। सर आप जनन कह रहे हैं, किस चीज को जनन कह रहे हैं? हमें भी समझाइए सर, एक्सप्लेन करिए। बेटा एक्सप्लेन ही करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर आज हम कुछ पढ़ेंगे तो बच्चों, तो वो है जनन। तो सबसे पहला चीज जनन, जिसे हम इतना ज्यादा, जनन ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम इतना ज्यादा, बहुत ही मतलब एक संवेदनशील टॉपिक समझ रहे हैं इसको हम आज। तो इसको भैया इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है दोस्तों? रिप्रोडक्शन। थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी जरूरी है, क्योंकि भैया डॉक्टर्स तो इंग्लिश से ही बनना है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि भैया जनन रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? जनन रिप्रोडक्शन होता है। तो साफ साफ मैं आपको समझाऊं कि जनन आखिर है क्या। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियो में हम ज्यादातर चीजों को लिखकर नहीं बोल के समझाते हैं। जी हाँ बच्चों, बोल के समझाते हैं, क्योंकि राइट करना आपका काम है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे आ जाता है कि वीडियो को कहां से कहां तक बढ़ाना है। उसी तरफ आप हमारे इस साइड देख सकते हैं बच्चों, यहां पे आपको डबल सी कैप्शन का ऑप्शन मिलता है। कैप्शन को ऑन करिए और वहां से बच्चों, वहां से आप हिंदी करके आप ये देख सकते हैं, जितना भी हम बोलेंगे सब कुछ आपको नीचे दिखाई देगा एकदम स्पष्ट रूप से। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहली बात अगर हम पकड़ें कि भैया जनन है क्या, तो भैया देखिए, सबसे पहली बात तो जो जीव है, क्या है भैया? जीव। जीव क्या होते हैं सर? तो देखो भैया, जो ये 5 कार्य कर दें, उत्सर्जन कर दें, उत्सर्जन यानी पसीना, यानी मतलब बाहर के चीजों को, मतलब अंदर की जो मैल गंदगी होता है उसे बाहर निकाल देना। इसे आपने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा है, जय प्रक्रम में उत्सर्जन पढ़ा है ना भैया। तो उत्सर्जन उसी को कहते हैं। इसके बाद जो आपका श्वसन करे, श्वसन अर्थात साफ तौर पे हम सांस लेने को कह रहे हैं, जिसमें हम इंस्पायरेशन पढ़ते हैं। सांस अंदर लेने को हम इंस्पायरेशन कहेंगे, छोड़ने को भैया एक्सपायरेशन कहेंगे। अंतः श्वसन और निह श्वसन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसी बात पे मुझे एक बात बता दो बेटा, एक बात बता दो कि आदमी के अंदर श्वसन अंग कौन सा होता है? नाक होता है। अगर नाक कहेंगे तो हम नाक को ऐसे बंद करके मुंह से सांस ले सकते हैं। अगर आप मुंह कहेंगे तो हम मुंह को नाक से सांस ले सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या है भैया? साफ तौर पे समझिएगा, श्वसन अंग मनुष्य में क्या पाया जाता है? श्वसन अंग मनुष्य में क्या पाया जाता है? फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा क्या होता है? ये हमारा मेन अंग है जिससे हम सांस लेते हैं। तो याद रखिएगा फेफड़ा। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो मछलियां होती हैं वो अपने गलफड़े से सांस लेती हैं। कहां से लेती हैं? गलफड़े से लेती हैं। और जो आपका मेंढक होते हैं, मेंढक आपके त्वचा से भी सांस लेते हैं, गिल्स से भी यानी गलफड़ों से, और साथ ही साथ वो भैया फेफड़ों से भी सांस लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक। ठीक, अब यहाँ पे जीव और क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? वृद्धि कर सकते हैं। तो जीव क्या कर सकते हैं? वृद्धि भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजें जो कर रहे हो वो जीव हैं।
ध्यान से सुनिएगा भैया, साफ एकदम। तो जो जीव होते हैं, जो जीव होते हैं अपने जैसा ही, एकदम अपने जैसा ही, डिट्टो अपने जैसा ही एक छोटा जीव उत्पन्न करते हैं, एक छोटा जीव उत्पन्न करते हैं मेरे बच्चे। क्या उत्पन्न करते हैं? छोटा जीव उत्पन्न करते हैं, और इसी को हम जनन कहते हैं। तो भैया जनन क्या है? जब कोई जीव अपने समान ही, अपने जैसा ही कोई एक छोटा सा जीव उत्पन्न करे, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे जनन, या रिप्रोडक्शन हमने बता दिया इसको कहा जाता है। ठीक, अब मेन बात आती है कि आखिर जनन की आवश्यकता क्यों है, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि आवश्यकता क्या है, जनन की मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं। तो जनन की मुख्य आवश्यकता मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए आज यदि हम अपने समाज में, यदि आज हम अपने समाज में कहें कि हम साधु बनना चाहते हैं, तो पहले पिताजी जवान थोपी मरी भाई साहब की पूरा कान सनसनाई जाए। तो सबसे पहली चीज यही है कि यदि हम अपने समाज में आज जोगी बनना चाहें, योगी बनना चाहें, लोग कहते हैं अरे भैया तुम काहे योगी बनोगे, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा, तुम्हारे वंश कैसे चलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को कि वंश कैसे चलेगा, अर्थात अगर आप अकेले बच्चे हैं अपने घर में तो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा यदि आप ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो इसी जगह से पकड़ में आता है कि सबसे पहला चीज आवश्यकता क्यों है? पहली चीज भैया वंश बढ़ाने हेतु, वंश बढ़ाने हेतु भी इसका इस्तेमाल करा जा रहा है भैया, वंश बढ़ाने हेतु। और याद रखिएगा अगर आप वंश नहीं बढ़ाएंगे तो मानव की जो निरंतरता है वो धरती से खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जाति की निरंतरता, जो जाति की निरंतरता होती है उसके लिए निरंतरता बनाए रखने हेतु तो इस तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाति की निरंतरता, यहाँ पे जाति यानी स्पीसीज की बात करी जा रही है। जैसे भालू को नहीं पैदा करेगा तो इस धरती से जातियां हट जाएंगी भालू की। तो लोग जो है बच्चे इसलिए पैदा करे जाते हैं कि जाति की निरंतरता प्रत्येक बनी रहे। इस बात को एकदम दिमाग में छाप कर रख लीजिए, ये बेहद जरूरी चीज था बच्चे, कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज था। तो वंश बढ़ाने हेतु सबसे ज्यादा जो है नीड होती है, सबसे ज्यादा नीड होती है। ठीक दोस्तों, और याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका तीसरा नंबर आता है, तो जो जनकों के समान ही जीव उत्पन्न होते हैं, जनकों के समान ही जीव उत्पन्न भी होते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक होते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही जरूरी कि जो जनक होते हैं वो एकदम क्या करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब हम लोग अपने माँ बाप के जैसे हैं, एकदम माँ बाप के जैसे नहीं है, थोड़े बहुत मतलब आंखें नाक थोड़ा नाक नक्श उनसे मिलता है। संपूर्ण तरीके से अगर मिलेंगे तो हम क्लोन कहलाएंगे, जो कि अलैंगिक जनन होता है। अच्छा अलैंगिक क्या जनन होता है बताते हैं भैया, बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। काहे को हो परेशान जब आपका है आनंद सर पे ध्यान, क्यों परेशान हो, सब कुछ एकदम डिट्टो बताने वाले हैं, एकदम मजेदार ढंग से। बस आपको क्या करना है, लाइक फॉलो शेयर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम आपको एकदम भयंकर तरीके से पढ़ाने का पूरा व्यवस्था करके ही आए हैं। तो पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा हेल्प करना सीखना चाहिए आपको भी। तो चलिए, तो वंश बढ़ाने हेतु, जाति की निरंतरता बनाए रखने हेतु जनकों के समान ही जीव उत्पन्न होते हैं। ये रहे हमारे कुछ चीज। अब देखिए अगर हम बात करें कि जनन का जो जनन का मूल बात है वो क्या होता है। देखिए होता क्या है, आपने डीएनए का नाम सुना होगा, बिल्कुल आपने डीएनए का नाम सुना होगा जी, बिल्कुल डीएनए क्या होता है बच्चों, ये इसका भी बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। तो डीएनए का जो पूरा जो आपका डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो ये हो जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए
जो डीएनए है इसमें क्या होता है कि 99.99% ये सब लोगों का एक जैसा होता है। जो डीएनए होता है वो 99.99% सभी लोगों का एक जैसा होता है। 0.1%, 0.01% यही सबका अलग होता है, जिससे कि हम लोग पहचाने भी जाते हैं कि हम किसके जैसे हैं। ठीक। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है, कक्षा 12 के अंदर बनता है कि जो ये गुणसूत्र यानी क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो सटन और बोवेरी थे, उन्होंने दिया था। आगे आप पढ़ेंगे भी कि वंशागति क्या है, तो वंशागति का जो आपके आनुवंशिकता के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में भी बातें होंगी वहां पे। साथ ही साथ टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, साथ ही साथ आपको और लोग दिखेंगे जैसे ह्यूगो डुवरीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेरमैक, डब्ल्यू बेटसन, जोहेंसन, इन लोगों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी इन लोगों के बारे में हमें बातें नहीं करनी है, हम आपको पॉइंट बताते चल रहे हैं कि भी आगे बहुत कुछ ऐसा खास है हमारे जीवन में जो हमें हासिल करना है बच्चों, और उसे हासिल हम करके रहेंगे। ठीक, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से अगर हम आगे चलते हैं तो हमें एक चीज पता चलता है कि जनन भैया हो रहा होगा, जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो हम ये रिप्रोडक्शन के बारे में सर से पढ़ रहे हैं, जो ये रिप्रोडक्शन सर हमें पढ़ा रहे हैं, ये कितने प्रकार से होता है। तो रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। रिप्रोडक्शन के दो ही प्रकार हैं। अरे सर ऐसा काहे बोल रहे हैं, हमें तो 3 भी बताया जाता है। कहीं कहीं पे 3 भी बताया जा रहा है, मैं समझ रहा हूं बात आपकी। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि सर 3 प्रकार के भी होते हैं, हमारे सर ने 3 प्रकार के बताए हैं, मैं भी आपको आपका डाउट क्लियर कर देता हूं एकदम। ध्यान से देखिए, जनन पहला आपका क्या होता है भैया, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन। ध्यान से मेरी बात को बस सुनते रहिए, डाउट मत करिए। लैंगिक जनन, ये क्या होता है बच्चों, लैंगिक जनन। भैया इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, इसका नाम तो भयंकर निकला, सेक्सुअल। इसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा गया, इसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा गया बच्चे। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन। हाँ भैया अलैंगिक जनन भी है, बिल्कुल अलैंगिक जनन। हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाह गुरुजी, मजा आ गया, मजा आ गया भैया, अलैंगिक जनन। अब देखिए, इसी अलैंगिक जनन में एक और व्यक्ति पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अर्थात साफ है, इसी में एक व्यक्ति पाया जाता है जिसे हम कायिक प्रवर्धन के नाम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कायिक प्रवर्धन, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे हम पढ़ेंगे दोस्तों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों अब यहीं से शुरू होता है कि लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, ये सब क्या है। ठीक, तो बच्चा निराश नहीं होना है, क्योंकि जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात। ठीक बच्चे, तो अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो हम पार्ट पढ़ना चाहते हैं वो हमें पढ़ना चाहिए क्या दोस्तों, अलैंगिक जनन। हाँ दोस्तों अलैंगिक जनन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजेदार बात तो इसी में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर और देखते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में। तो ये अलैंगिक जनन होता क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं तो बेहतर ही होगा। देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि भैया हम कैसे पैदा हुए हैं। मम्मी पापा मिले, शादी हुई, शादी होने के बाद हनीमून हुआ होगा, हनीमून होने के बाद हम लोग पैदा हुए। ठीक, तो ये जो क्या हुआ कि एक नर थी एक मादा, एक नर था एक मादा थी, दोनों ने आपस में संभोग की क्रिया करी, जिससे कुछ हुआ और हम पैदा हुए। ठीक, वो जो कुछ है उसे हम निषेचन कहते हैं, वो जो कुछ हमने कहा वो फर्टिलाइजेशन है। ठीक, तो सेक्स होता है, सेक्स से फर्टिलाइज होता है एक ओवम, जब वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के कारण, तब जाकर एक जो है एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो आगे जाकर हमारा क्या बनता है, शिशु, और शिशु वो पैदा होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। तो इस ये भी आगे है, ये हमारा लैंगिक जनन में है। अभी देखिए होता क्या है कि 14 फरवरी आता है,
आता है कि नहीं आता है? 7 फरवरी से लोग लग जाते हैं भैया आज रोज डे है, आज प्रपोज डे है। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ये सब बहाने भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप शादी करेंगे तभी बच्चे होंगे, ये बात भी याद रखिएगा। सेक्स करने से बच्चे पैदा होते हैं, शादी करने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई जादू की परी आती है पेट में बच्चा रख के उड़ जाती है, ये सब सिस्टम नहीं है भैया। प्रॉपर एक सेक्स लोग करते हैं जिसके कारण ही बच्चे पैदा होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को सीखिए और पढ़िए, क्योंकि आपके सिलेबस में है मेरे बच्चे, ये सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात है। मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूं जो कि बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि होता क्या है कि 14 फरवरी पर वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहीं पर एक जानकारी है बच्चा कि ये 14 फरवरी जो हम मना रहे हैं क्यों मना रहे हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है 14 फरवरी क्यों मना रहे हैं। सबसे पहली बात, भारत के लिए 14 फरवरी ब्लैक डे है। पुलवामा अटैक में हमारे शहीद मारे गए हैं, वो एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल हमें उस दिन किसी भी तरीके की खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे शहीद उस समय हमारे लिए मरे हैं वहां पे। याद रखिएगा इस बात को, वो बेचारे हम लोगों के लिए शहीद हो रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या मना रहे हैं भैया, वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। वैलेंटाइन एक क्या थे भैया, एक संत थे, कहा जाता है एक संत थे कि वो थे वो, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया अमेरिका का कल्चर क्या है, अमेरिका का कल्चर क्या है, वहां पे शादियां नहीं की जाती हैं। तो उन्होंने लोगों को समझाया, वहां के लोगों को समझाया कि आप एक व्यक्ति से शादी करो, उसके बाद जीवन भर उसी के साथ रहो। उन्होंने भारत की ही चीज को वहां पर अप्लाई करने का सोचा। तो वहां का एक रोम का जो राजा था, वो जहां के वो थे, वो वहां का राजा था, उसने उन्हें बुलाया और कहा भैया ये तुम कर क्या रहे हो, ये फालतू का चीज क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम भारत का जो है दर्शन पढ़ रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि एक स्त्री के साथ ही लोग जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु हमारे यहां पर ये कुत्ते पिल्लियों की तरह काम किया जा रहा है। तो उस समय उस राजा ने वैलेंटाइन डे को भरे चौराहे पर फांसी चढ़वा दी थी, और वही 14 फरवरी के दिन वो मरे थे। और उसी दिन से ये वैलेंटाइन डे वहां पे लोग दुख के रूप में मनाते हैं। पर इंडिया के जो हैं कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी को वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस के रूप में मना रहे हैं। सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दूसरे की संस्कृति जहां पर हमारी संस्कृति गई, लोग वहां पे उसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरे की संस्कृति को पकड़ के हम लोग बेलना की तरह रोटी चबा चबा के ठूस रहे हैं। भाई साहब याद रखिएगा, जिस तरीके से अभी आप पढ़ भी रहे होंगे, आप द लास्ट लेसन क्लास 12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से एक बच्चा अपनी भाषा छूट जाने की वजह से परेशान है, और यहां पर हिंदी को छोड़ छोड़ के अंग्रेजी दबा के पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई साहब कुछ शर्म करिए, इस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसी देश की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुबात हो गया। मैं समझ रहा हूं आपकी बातें आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि जो सच है वो बुरा लगता है। आगे देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, बातें करेंगे भैया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सीधी बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, बहुत ही बेहतरीन चीज है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर क्या है सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझिएगा, जिस तरीके से जीव जनन करते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहली चीज क्या हो सकती है दोस्तों कि देखिए, जो हम लोग करते हैं भाई वो सेक्स होता है, लिंग द्वारा जब बच्चों को पैदा करा जाता है तो वो लैंगिक जनन हो जाता है साफ तौर पे। लेकिन जब किसी विशेष कोशिका से, किसी विशेष विभाजन से, किसी अलग तरीके से, कुछ विशेष तरीके से जब बच्चों को जन्म दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है अलैंगिक जनन। बिल्कुल सही दोस्तों, एकदम कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। ठीक, इतना तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए आपको। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि भैया कुछ विशेष अंगों द्वारा, कुछ विशेष कोशिकाओं द्वारा इसमें बच्चों की उत्पत्ति करी जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप डबल सी को ऑन कर लीजिए, कैप्शन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से पढ़ पाए। ये बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो कैप्शन अगर ऑन कर लिया है तो बेहतरीन, और लाइक शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इतनी मेहनत करते हैं भाई, कोई लाइक भी नहीं करता, क्यों करेंगे आप, कोई बात नहीं है। चलिए तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात साफ है अलैंगिक जनन, बिना लिंग के जनन। तो ये किन किन प्रकार से होता है, तो ये साफ तौर पर हम बताया जाता है कि ये निम्न प्रकार से होता है, जिसमें मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा कि ये किसी विशेष कोशिका द्वारा होता है। किससे दोस्तों, विशेष कोशिका द्वारा, या किसी विभाजन के फलस्वरूप
फलस्वरूप संतान उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये किसी विशेष जनन कोशिकाओं के, ध्यान से सुनिएगा, बिना इसमें क्या होता है इस प्रकार में कि जनन की विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही, ध्यान से सुनिएगा, ये किसी विशेष कोशिका द्वारा होता है, ठीक, बिना जनन कोशिका द्वारा होता है, इसलिए ही इसे क्या बोला जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक, या किसी विभाजन के फलस्वरूप जो है इसे करा जाता है। इस बात को अपने ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसमें ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इसमें जो आपके जीव होते हैं वो अपने जनक के समान ही होते हैं। किसके समान होते हैं? अपने जनक के समान, अपने जनक के समान, या आप ये कह सकते हैं ये किसी विशेष कोशिका द्वारा या किसी विभाजन फलस्वरूप द्वारा होती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये जो मैंने कोशिका लिखी है, जो मैंने यहाँ पे ये कोशिका लिखी है, ये जनन कोशिका की बात नहीं हो रही है। ये जैसे कोई एक कोश की जीव है तो वो अपने को तोड़ के बना ले रहा है, तो मैं उस तरीके की बातें कह रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ये लिखने का बिल्कुल आशय नहीं है कि ये कोई जनन कोशिका है। याद रखिएगा इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिना किसी जनन कोशिका के ही पैदा होते हैं, इसीलिए इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अपने जनक के समान ही जीव उत्पन्न होते हैं, एकदम हूबहू उनकी नकल होते हैं, अपने जनक के समान ही जीव उत्पन्न होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, होते हैं, इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लोन कहा जाता है, इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। याद रखिए, इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोन। क्लोन यानी एकदम डिट्टो, टू कॉपी आप कह सकते हैं, जिस तरीके से। और याद रखिएगा ये देखने में हूबहू क्या होते हैं? नकल होते हैं। ये हूबहू जनक के नकल होते हैं। ये हूबहू क्या होते हैं? हूबहू जनक के नकल होते हैं। हूबहू जनक के नकल होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपने पिता के जैसे ही होते हैं। आम का पौधा आम के जैसा ही होता है, एकदम डिट्टो। लेकिन हम अपने पिता के ऊपर बिल्कुल एक जैसे नहीं पड़े हैं। आप नहीं पहचान सकते हैं कोई 10 साल का आम, अगर दोनों आम हैं और एक 10 साल का है, एक 12 साल का है या 15 साल का है, तो आप दोनों में नहीं पहचान पाएंगे कि पिता कौन है, पुत्र कौन है। लेकिन हमें तो भाई पता चल जाता है, ये बात भी सही है, ठीक। तो ये तो कुछ खास चीजें रहे। अब बात आती है कि आखिर ये जनक के इन जनक के कितने प्रकार हैं, ये जनन के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो जनन आता है भैया, जो सबसे पहला जनन आता है, इसमें क्या है दोस्तों? विखंडन। क्या है दोस्तों? विखंडन। ध्यान से सुनिएगा, विखंडन। क्या कहते हैं इसे? विखंडन। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? फिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजन। ध्यान से सुनिएगा। अब ये फिजन भी दो तरीके के होते हैं। विखंडन आपका फिजन कहलाता है, फिजन भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है दोस्तों बाइनरी फिजन। क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका बाइनरी फिजन, जिसे हम द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विखंडन कहते हैं। इसी के साथ दूसरा का आता है भैया आपका मल्टीपल फिजन। आपका आता है भैया मल्टीपल फिजन। तो जो मल्टीपल फिजन होता है वो क्या होता है? बहुविखंडन होता है। कैसा होता है भैया? बहुविखंडन। ध्यान से सुनिएगा, बहुविखंडन। तो विखंडन आपके दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। जब एक जीव अपने को तोड़कर या खींचकर कई भागों में खुद को विभाजित कर लेता है, तो उस प्रकार का जो भैया वो विखंडन, बहुविखंडन कहलाता है। अगर वो दो हिस्सों में टूटता है तो द्विखंडन कहलाएगा। साफ तौर पे मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास बिल्कुल करूंगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर सकता हूं, बिल्कुल इरेज कर सकता हूं, मुझे पता है। फिर भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बिल्कुल जैसे ही मैं हट रहा हूं, जैसे ही मैं गायब होता हूं स्क्रीन के सामने से, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। और यही जरूरी भी है बच्चा कि आप अपने काम को एकदम लाइट लीजिए, पोलाइट करिए हर एक चीज को, जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से हर चीज की तैयारी कर सकें, ठीक। इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है तो मेहनत भी आपका ही होगा, वरना आप भी गाना गाते फिरेंगे। क्या? तोता तोता फेल बहुत होता, ठीक। तो देखिएगा मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कोई भी एक जीव ले लेते हैं। चलिए मैंने अमीबा ले लिया, चलिए कोई भी का मतलब नहीं है, कोई ले सकते हैं। अमीबा ले लेते हैं। अब अमीबा में क्या रूल है भाई, समझिएगा। अमीबा में हमारे भैया क्या रूल है? अमीबा एक ऐसा जीव है जो भोजन भी करता है तो त्वचा से करता है।
ठीक। अगर अब बात करी जाए, कुछ मैं और बातें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा बता दूं, मुझे बड़ा मन करता है कि मैं आपको कितना सिखा दूं। तो सबसे पहले भैया, सबसे पहले जो मरी हुई कोशिका थी, जो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो सबसे पहले मरी हुई कोशिका थी उसकी खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, वो भी कॉर्क से की थी या पेड़ के छाल से की थी, आप जो समझ लीजिए। फिर जीवित कोशिका की खोज भैया एम वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक, यहां से करी थी, तालाब से करी थी, याद रखिएगा। केंद्रिका की खोज किसने की थी भैया? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखिएगा इन बातों को। तो यहां पे मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं हमारे पास अमीबा है, ये उसका केंद्रक है भाई। तो यहां पे क्या होता है बच्चा कि ये अमीबा है ना, ये अमीबा है, मैं बता रहा हूं, देखिए ये अमीबा है। अमीबा क्या करता है कि कुछ देर बाद अपने को खींचता है भाई, इसको जनन करना हो तो ये क्या करता है? अपने को खींचता है, और ये इसका जो केंद्रक होता है ये भी साथ ही साथ खींचता जाता है, और कुछ देर बाद ये खुद को और थोड़ा सा लंबा कर लेता है, ये थोड़ा सा खुद को और लंबा करेगा, साथ ही साथ इसका जो ये नाभिक है भैया, ये जो आपको केंद्रिका दिख रही है, ये भी लंबा होती चली जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इसका डिजाइन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। आप कुछ डिजाइन देखेंगे तो ये इस तरीके से भी आपको दिखने लगता है, इस तरीके से समझिएगा। फिर ये कुछ देर बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, एकदम इस तरीके से, देखिए जहां पे इसका केंद्रक टूटकर इससे अलग हुआ रहेगा। जब ये जान लेगा कि मेरा बच्चा पैदा होने योग्य बन चुका है, तो ये क्या करेगा कि अपने से उसको अलग कर देगा, अपने से उसको अलग कर देगा। समझ में आया? तो इस तरीके से जनन अमीबा के अंदर पाया जाता है। तो ये भैया दो भागों में टूटा, इसलिए हम इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम बाइनरी फिजन बोलेंगे, यानी द्विखंडन बोलेंगे। अगर यही तीन खंडों में टूटता तो इसे हम बहुविखंडन कहते हैं। तो बच्चा साथ ही साथ याद रखिएगा, ऐसा जनन आपका प्लाज्मोडियम में भी होता है। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताइए, प्लाज्मोडियम क्या होता है? जिसके कारण आपको क्या होता है भैया? मलेरिया। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखिएगा, मादा एनाफ्लीज। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है भैया? एडिस इजिप्टाई। याद रखिएगा इन सब बातों को, बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक, एकदम याद रखेगा। और साथ ही साथ ये भी कभी पूछ लेता है भाई फाइलेरिया, तो याद रखिएगा फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। भैया एक बात और बता देता हूं, यह सब मादा मच्छर के काटने से हो रहा है भैया। औरत बहुत खतरनाक है, ये याद रखिएगा। आप क्या सोचते हैं महिलाएं कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं। जिस दिन वो अपने आप पे आ जाए उस दिन उनसे बड़ा योद्धा इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी है, सुना भी है, केजीएफ में क्या बोलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, और माँ एक स्त्री है, ठीक। और कुछ बातें और भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। एक बात मैं आपसे बता दूं, मैं हमेशा ही लड़कियों का बढ़ावा देता हूं, उनको कहता हूं कि आप आगे जाएं। इसीलिए मैं एक बात और आपसे ये कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके लड़कियों की इज्जत करना सीखिए, ठीक। याद रखिएगा मेरी इन बातों को, भले आपको लगे कि फिजूल की बातें हैं, पर याद रखिएगा अगर आप दूसरे की बहन की इज्जत उछालोगे तो भगवान देख रहा है भाई साहब, फिर समझ लेना। और दूसरे की इज्जत दोगे तो भैया तुम्हारे वाले को भी इज्जत मिलेगी, ठीक। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यही प्रकृति का नियम है, ठीक। तो भैया ये हमारे पास पहला पहला आ जाता है हमारा भैया क्या? फिजन, जिसे हम क्या बोलेंगे भैया? विखंडन। इसे हम क्या बोलेंगे भैया? विखंडन। ये रहा हमारा फिजन, एकदम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे हम चलेंगे, जो कि हमारा आता है भैया क्या? तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे खंडन के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रेगमेंशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, विखंडन और विखंडी जनन, या विखंडन जिसे हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम विखंडी जनन भी कहीं कहीं आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए समझिएगा कि खंडन और इसमें अंतर क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि वो जो विखंडन है वो जब जीव परिपक्व हो जाता है तब करता है। विखंडन कब होता है? जब जीव परिपक्व हो जाएगा तब क्या होगा? विखंडन होगा। लेकिन विखंडी जनन ऐसा नहीं है, या खंडन ऐसा नहीं है, फ्रेगमेंशन ऐसा नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, बिल्कुल वो कभी भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है मेरे बच्चों कि जब जीव खुद को तोड़ तोड़ कर कई भागों में तोड़ ले, ठीक। इसमें खास करके शैवाल आते हैं हमारे, जैसे स्पाइरोगायरा आता है, तो स्पाइरोगायरा खुद को क्या करता है? तोड़ता है। स्पाइरोगायरा खुद को तोड़ता है, कई भागों में एक दूसरे को विभाजित कर लेता है और उससे जीव बनता है। देखिए किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा एक हर्ष शैवाल होती है। याद रखिएगा भैया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को जो मैं बता रहा हूं।
भैया देखने में तो एकदम ऐसे ही रहता है ये लोग। ठीक, ये होता क्या है, खुद को आगे जाकर कई हिस्सों में इस तरीके से, कई हिस्सों में अपने को क्या करता है, तोड़ लेता है। ये अपने को कई हिस्सों में आगे जाके इस तरीके से तोड़ लेता है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से खुद को अपने तोड़ लेता है। तो क्या चीज है भैया, स्पाइरोगाइरा। क्या है भैया, स्पाइरोगाइरा। याद रखिएगा, कक्षा 10 वालों टॉप करा के छोड़ा जाएगा, परेशान मत होना। तो खंडन यानी फ्रैगमेंशन में ये जो स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा जो कि एक हरी शैवाल भी होती है, तो ये क्या करती है बच्चों कि स्पाइरोगाइरा आगे जाकर अपने को ब्रेक करता है और इस तरीके से तोड़ के अलग कर लेता है। और फिर क्या होता है, फिर धीरे 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 ये क्या करता है, पूरे के पूरे एक जो है अपना रूप पकड़ लेता है और इस तरीके से इनके अंदर भी जनन होता है। इस तरीके से इनके अंदर भी जनन होता है। ये तीनों के कारण एक बड़ा सा जो है भैया स्पाइरोगाइरा निर्मित हो जाता है। तो स्पाइरोगाइरा में भैया खंडन होता है। मैंने बताया विखंडन और ये खंडन, इसे विखंडी जनन भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि भैया विखंडन और ये विखंडी जनन दोनों एक दूसरे से किस आधार पर अलग होते हैं, वो तब जनन करता है जब वो परिपक्व हो जाता है। यहां पे जनन कभी भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जनन करते हैं। बात आया साफ, समझ में आया, एकदम सही। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा आगे चला जाए। चलिए, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम मुकुलन। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन, बहुत बार पूछा भी जाता है इसे। तो भैया मुकुलन को ध्यान दीजिएगा, मैं मुकुलन के बारे में बात कर रहा हूं। मुकुलन क्या भैया, मुकुलन, मुकुलन अंग्रेजी में भैया बडिंग। वाह वाह, क्या नाम दिया गया, अंग्रेजी में भैया बडिंग का नाम दिया गया। मुकुलन भैया का नाम अंग्रेजी में बडिंग का नाम दिया गया। बेहतरीन नाम दिया गया, अच्छा नाम दिया गया, खुशनसीब है जो इनको ये नाम मिला। सही चीज है। तो मुकुलन क्या होता है, तो इस जनन में जीव अपने ऊपर छोटे छोटे मुकुलों को धारण करता है। इसमें क्या करता है, जीव अपने ऊपर छोटे छोटे मुकुलों को धारण करता है और धीरे धीरे उसमें केंद्र का विभाजन होता है, उसमें केंद्रक जाता है। केंद्रक जाने के बाद वह अपने जीव पर, अपने ही शरीर पर कुछ दिन उसको पालता पोसता है, फिर अलग कर देता है। तो ये कहाँ पे होता है, किस जीव में होता है, तो भैया ये देखने को मिलता है ईस्ट में। ईस्ट क्या करता है, देखिए ईस्ट का ये केंद्रक है भैया, ये ईस्ट का हमने केंद्रक बना लिया, ये ईस्ट का हमने केंद्रक बना लिया कि नहीं। अब ईस्ट में होता क्या है कि ईस्ट कुछ दिन बाद, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईस्ट, इसे खमीर भी नाम दिया जाता है। ईस्ट में क्या होता है कि भैया ये है, अब होता क्या है कि कुछ दिन बाद देखते हैं हम लोग कि ये अपने ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बर्ड्स बनाते हैं। ये बर्ड्स बनाते हैं और इसको धीरे धीरे पालते हैं, पोसते हैं, इसे पालते पोसते हैं। उसके बाद क्या होने लगता है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया ये बर्ड्स में एक चीज होने लगता है, जो केंद्रक होता है वो इनमें जाने लगता है। तो जो केंद्रक होता है बच्चों, वो इनमें ट्रांसफर होने लगता है। ध्यान से समझिएगा, जो केंद्रक होता है वो इनमें ट्रांसफर होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब इनके अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इनके अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाता है केंद्रक। और फिर जब तक माँ को लगता है कि बच्चा अभी रिलीज करने योग्य नहीं है, तब तक तो सही है। उसके बाद क्या होता है, ये अपने से अलग करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। ये एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है और यही जीव आगे जाकर फिर से एक इष्ट बनेगा। और इसी तरीके से हमारा प्यारा हाइड्रा भी करता है। याद रखिएगा, कभी कभी हाइड्रा को तो पुनरुत्थान में भी गिन लिया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। तो हाइड्रा एक जीव है, वो भी इसी तरीके से करता है। वो देखने में बच्चों थोड़ा सा अजीब होता है, थोड़ा सा अजीब होता है। इस तरीके से उसकी संरचनाएं होती हैं। वो क्या करता है बच्चों, वो आगे चलकर क्या करता है, अपने शरीर पर ही मुकुल बनाने लगता है। वो क्या करता है, अपने शरीर पर यहीं से वो क्या करता है, मुकुल बनाने लगता है वो भी। और एक समय आता है जब ये मुकुल उससे अलग हो जाता है और अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। एक अलग नया क्या बना लेता है दोस्तों, जीव बना लेता है, जिससे एक नए हाइड्रा का जन्म हो जाता है। तो हाइड्रा भी मुकुलन विधि से जनन करता है और याद रखिएगा ईस्ट भी मुकुलन विधि से जनन करता है। ये बेहतरीन था, मुझे भी पता है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रकार की तरफ, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों,
रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन। ठीक दोस्तों, चलिए तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम पुनरुद्ध भवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुनरुद्ध भवन आखिर ये होता क्या है? तो पुनरुद्ध भवन में क्या होता है दोस्तों, इसमें साफ तौर पे समझिए कि कोई जंतु होगा, वो अपने भाग को काट कर 3-4 भागों में विभाजित कर लेगा और उस प्रत्येक कटे हुए भाग से क्या पैदा होंगे बच्चे? बच्चे पैदा होंगे, याद रखिएगा। तो इसका नाम भैया पुनरुद्ध भवन रखा गया। क्या नाम रखा गया भैया? पुनरुद्ध भवन। अंग्रेजी में भैया रीजनरेशन, रीजनरेशन का नाम इनको दिया गया। ठीक, याद रखिए। तो रीजनरेशन का नाम इनको दिया गया। इसमें मैंने बताया, मैंने कहा था डबल सी ऑन करके रखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो इसमें हमने क्या बताया कि भैया साफ तौर पे कि कोई जंतु होगा, वो अपने भाग को काट कर तोड़ कर अलग करेगा, जिससे उस प्रत्येक कटे हुए या टूटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण होगा। इसका उदाहरण हम प्लेनेरिया में देखते हैं। प्लेनेरिया एक जीव होता है बच्चों, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से देखते रहिए, इस तरीके से ये देखने में इस तरीके से लगता है। ये क्या करता है बच्चों? अपने हिस्से को तोड़ लेता है, अपने शरीरों को तोड़ता है। देखते रहिए ये क्या करता है आगे जाके, एकदम प्यार से देखते रहिएगा। ये इस तरीके से ये अपने हिस्सों को यहां से कहेगा हम तो हुए दीवाने, और ये तो यहां से अब ये जो है अपने को विभाजित कर लेगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब होगा क्या दोस्तों, अगले चरण में ये जो टूटा हुआ वाला भाग था, इससे भी मेरे बच्चों क्या बन जाएगा? एक नया प्लेनेरिया। ये जो टूटा वाला भाग है, इससे भी क्या होगा बच्चों? एक और बन जाएगा। क्या? टूटा हुआ भैया हिस्से से एक प्लेनेरिया। इस वाले भाग से भी क्या होगा मेरे बच्चों? यहां पर बन जाएगा एक प्लेनेरिया। तो पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि देखिए साफ तौर पे इस बात को समझिएगा। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि छिपकली क्या करती है कि अपने भाई जब उनको डर लगता है, खतरा महसूस करते हैं, तो वो तेज भागने के लिए अपनी पूंछ को ही अपने से तोड़ देते हैं। उसी तरीके से ये जनन करने के लिए क्या करता है कि ये अपने को तोड़ देता है और इस तरीके से ये जनन करता है। बात आया समझ में? ये भैया प्लेनेरिया है। ये क्या है भैया? ये प्लेनेरिया है। याद रखिएगा भैया, नाम बहुत अच्छा, प्लेनेरिया, 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 ओ प्रिया प्लेनेरिया। ठीक दोस्तों, प्लेनेरिया हो गया। अब आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे भी हम पढ़ने का प्रयास करें। आता है दोस्तों हमारा अगला नंबर, जिसे हम कहते हैं बीजाणु जनन, या हम कहते हैं बीजाणुओं द्वारा जनन। बात आया समझ में इतना? अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बीजाणुओं द्वारा जनन किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, आपको एकदम अच्छे ढंग से मेरे बगल में जो ये फोटो दिख रही है, ये फोटो है भैया क्लेमाइडोमोनास का। आप इसके कशाभिकीय देख रहे हैं। ठीक, आपको दिख रहा है एकदम बढ़िया से। तो होता क्या, ये कशाभियों से तैर कर पहुंचते हैं। किस तरीके से पहुंचते हैं, बस आपको बस ये देखना है। ठीक, ये क्या होता है, एक प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है उसमें ये इस प्रकार का जनन होता है। आपको इसमें क्या करना है, क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूं। एक कोशिकीय पादपों में बहुविखंडन के बाद चल बीजाणु का निर्माण होता है। तो एक कोशिकीय जो पादप होता है उसमें बहुविखंडन होता है, जिसके कारण क्या होता है भैया? चल बीजाणु का निर्माण होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, मैंने कहा ना क्लेमाइडोमोनास है भैया। तत्पश्चात ये चल बीजाणु मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से। चित्र आपके सामने इसे ही बनाना है। ठीक दोस्तों, अगर इतना समझ में आया तो भैया अब चित्र को हटाते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारे पास अभी तक अलैंगिक जनन का प्रकार। अगला प्रकार है दोस्तों कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे दोस्तों हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, इसको करना है रिवीजन एकदम बेहतरीन ढंग से। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसके साथ दोस्तों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पुष्प के ऊपर। और तब तक देखते रहिए SBSE मैथ साइंस पॉइंट। जब तक हम आपके साथ, तब तक आपको किसी विषय से डरने की नहीं बात। दोस्तों, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।